हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता है हमारी 1000 क्वेश्चन की फिजिक्स में सीरीज चल रही है। उसका ये हमारा 10th नंबर का लेक्चर है। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। तो बेसिकली वाई ग्रुप में तो आती नहीं, तो एक्स ग्रुप के लिए है, नेवी, एसएसआर और डब्ल्यू के लिए है, और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए आप इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन वही हैं जो या तो एग्ज़ाम में आने लायक या फिर आ चुके हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन पहले इन सारे क्वेश्चंस के आप एक बार रीडिंग मार के उनके थोड़े बहुत प्रॉपर नोट्स बना के उनको एक बार आप फिर से रिकवर करके जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपके 25 में से लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट पे और इन्हीं पे आ सकते हैं। तो चलिए अपन बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा 10th नंबर के लेक्चर में, तापवर्दी के साथ प्रत्यास्थता का मान। तो प्रत्यास्थता आपको पता है क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है जैसे मतलब हमने किसी भी वस्तु को खींचा या फिर उसको मतलब बड़ा करने की कोशिश की, फिर पुनः वह अपनी आकृति में हो जाए, मतलब पुनः अपनी आकृति में आ जाए, वही क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कहलाती है। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसके दो कण यहाँ पे हैं, दो कणों के बीच की दूरी ये है, तब अपन इन दोनों खींचेंगे तो ये पुनः इसी अवस्था में आएंगे, तो ये प्रत्यास्थ गुण होगा इसका। लेकिन यदि ताप में वृद्धि होगी, ताप वृद्धि करेंगे तो दोनों कण है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि यदि ताप बढ़ाएंगे तब गैस हो चाहे द्रव हो, उनके कण क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, चाहे ठोस हो, उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ती है। अब यदि हम इन दोनों खींचेंगे तो पुनः अपनी स्थिति में आने में ये क्या करेंगे? थोड़ा सा मतलब इस स्थिति में आने पे इनको क्या होगा? थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एक तरह से हमें बल लगाना पड़ेगा एक तरह से। तो इनकी जो प्रत्यास्थता जो है, यानी पुनः अपनी स्थिति में आना है, वो क्या हो जाता है? घटता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? एक ताप वृद्धि जब भी अपन करेंगे तो प्रत्यास्थता का मान है वो क्या होगा? घटता है। हुक अगला क्वेश्चन है, हुक का नियम तभी लागू होता है जब सामान्य प्रत्यास्थ विकृति बड़ी होती है, छोटी होती है, कुछ भी हो सकती है, और डी ऑप्शन है एकांक होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब सामान्य प्रत्यास्थ विकृति छोटी होगी ना, तभी हुक का नियम लागू होता है, मतलब एक तरह से नगण्य होती है ना, तभी क्या होता है? हुक का नियम लागू कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। जो प्रतिबल होता है और विकृति, इन दोनों का रेशियो होता है, वो होता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रा क्या होता है? आपको पता है प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात होता है, तो प्रतिबल बटा विकृति। विकृति तो आपको पता है मात्रकहीन राशि होती है। प्रतिबल होता है एफ अपॉन ए, यानी एफ होता है न्यूटन, ए होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा। फोर्थ में बी ऑप्शन क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तार को खींचकर दोगुना किया जाता है तो उसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो जाएगा आधा, समान, दो गुना, चार गुना। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो किसी भी एक पदार्थ होता है उसके लिए सेम होता है, चाहे आप खींचकर उसे दो गुना कीजिए चाहे चार गुना कीजिए, सेम टेम्परेचर यानी समान परिस्थितियों पे उसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो सेम होता है। तो बी ऑप्शन आएगा इसमें। यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस तार के लिए उतना ही होगा जितनी उसकी लंबाई पहले थी, या फिर आप चार गुना कीजिए चाहे आप पाँच गुना कीजिए चाहे आप उसकी लंबाई को आधी कीजिए, वह यदि उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा जिसको y से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा? सेम होगा। द्रव में होता है यंग प्रत्यास्थता, दृढ़ प्रत्यास्थता, आयतन, या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव होते हैं उनका आयतन होता है, कोई भी द्रव है उसका आयतन होता है, न कोई उसकी लंबाई होती है न कोई उसकी चौड़ाई होती है। तो इसके लिए क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो 6 में क्या आएगा? सी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक बिल्कुल नहीं होगा, दृढ़ता गुणांक नहीं होगा, विकृति तो मात्रकहीन है वो तो होगी नहीं, संपीड्यता होती है जिसको सी से डिनोट करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक वही होता है जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। बेसिकली प्रत्यास्थता गुणांक के ही ये भाग हैं, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, न्यूटन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, इनका क्या होता है? सेम ही होता है। और ये क्या होता है?
सेम ही होता, तो इसमें क्या है, न्यूटन पर, यहाँ पे पर आएगा, या फिर माइनस लगा लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये होता है प्रतिबल बटा विकृति। विकृति तो मात्रकहीन होती है, प्रतिबल का जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। स्पर्शरेखा के प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबल बटा विकृति तो होती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्पर्शरेखीय, लेकिन यदि स्पर्शरेखीय यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे अपरूपण आ जाए तो वो दृढ़ता गुणांक कहलाता है। याद रख लीजिए, स्पर्शरेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? दृढ़ता गुणांक होता है वो। तो आगे क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है? तो मैंने कहा कि प्रत्यास्थता का गुण ही क्या होता है कि अपन ने दो, मतलब कोई पदार्थ हैं, उनके दो अणु हैं, मान लीजिए उन दोनों के बीच की दूरी यदि इतनी है, अगर अपन उसको खींचे और वो पुनः अपनी स्थिति में, मतलब पुनः इसी पोजीशन में आ जाए, तो जितना जल्दी आ जाएंगे उतना ही वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। अब रबड़ है, रबर को हम खींचेंगे लेकिन वो पुनः अपनी स्थिति में आने में टाइम लगाता है, जबकि स्टील होता है ना, स्टील जिसको अपन बोलते हैं स्टील बॉडी, तो वो क्या होता है, उसमें कोई, मतलब एक तरह से वो खींचा ही नहीं जाता, और यदि खींचा जाए तो वो जल्दी से अपनी स्थिति में आता है, क्योंकि थोड़े बहुत यदि उसके कणों में हेर फेर होती है ना, वो जल्दी से अपनी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, रबर होता है वो सबसे कम प्रत्यास्थ होगा इसमें, है ना। ये उल्टा होता है, आपको देखने से कुछ अलग लग रहा होगा। अब आता है कि स्प्रिंग पर भार लटका कर उसे खींचा जाता है तो उसमें विकृति होगी, वो कौन सी आएगी? तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो है तनन विकृति, ऑप्शन बी है अपरूपण विकृति, ऑप्शन सी है आयतन विकृति, ऑप्शन डी है प्रत्यास्थ विकृति। तो स्प्रिंग होता है ना, वो उसी का ही रूप है, दृढ़ता, जो दृढ़ता गुणांक होता है ना उसी का, तो अपरूपण विकृति होती है स्प्रिंग में। स्पर्शरेखीय प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, वो क्या कहलाता है? दृढ़ता गुणांक, तो उसी पे डिपेंड होता है, इसमें आएगा अपरूपण विकृति। प्रत्यास्थ में पोइसों के नियम की निष्पत्ति का मान होता है, तो -1/2 से 1 के बीच में, -1 से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -1 से 1/2 के बीच में होता है, -1 से 1/2। तो 14th का क्या आंसर आएगा? सी आएगा। जो पोइसों में निष्पत्ति का मान होता है, फिर जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1 to 1/2। द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है 0, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा 0। दृढ़ता गुणांक द्रव के लिए कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि जो द्रव होते हैं उनमें दृढ़ता के लिए जो अपरूपण विकृति तो होती है, लेकिन जो स्पर्शरेखीय प्रतिबल होता है उसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि हमने अभी देखा था, एक क्वेश्चन था अभी हमारा, क्वेश्चन क्या था? इसमें है था क्वेश्चन जो हमारा मिल नहीं रहा है, हाँ ये रहा, कि स्पर्शरेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात। तो द्रव के लिए जो स्पर्शरेखीय प्रतिबल होता है ये क्या होता है? 0 होता है, और स्पर्शरेखीय और अपरूपण विकृति का गुणांक कितना कम, मतलब का रेशियो क्या होता है? दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक द्रव के लिए क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन ए आएगा। आगे अपन कुछ से जो श्यांता है ना उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस टॉपिक कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं की ही चर्चा करेंगे अपन, जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अच्छे स्नेहक का अनिवार्य गुण है। अच्छे स्नेहक का अनिवार्य गुण क्या होता है? उच्च श्यानता, उच्च पृष्ठ तनाव घनत्व है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, उच्च श्यानता। अच्छे स्नेहक होते हैं ना, जो लुब्रिकेंट होते हैं, उनके लिए जो अनिवार्य गुण होता है ना वो होता है उच्च श्यानता। ठीक है, तो जो लुब्रिकेंट होते हैं उनके लिए जो मैंडेटरी है वो होता है उच्च श्यानता। ठीक है, जो मैंडेटरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है उच्च श्यानता। यदि एक टंकी दीवार में बने छिद्र से जल के प्रवाह की दर अधिक होगी, किस स्थिति में होगी? तली के निकट हो, तली के ऊपरी सिरे के, मतलब ऊपरी सिरे के निकट हो, ठीक बीच में हो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता, कोई भी मान लीजिए टंकी है,
ठीक है, मान लीजिए कोई टंकी है, एक तो अपन छिद्र यहाँ पे करे, एक एकदम बीच में करे, एक एकदम नीचे कर रहे हैं, तो किसमें मतलब जो जल प्रवाह की दर अधिकतम होगी? मेरे हिसाब से इसी में होगी, क्योंकि इसी में पूरा जल यदि भरा हुआ है तब प्रेशर होगा वो कितना होगा? हाई होगा। तो इस पर जब दाब ज़्यादा होगा तब इसका वेग भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उससे कम होगा और इसमें तो सबसे कम होगा। इसमें तो पानी आएगा ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आएगा। जब टंकी पूरी भरी होगी तब आएगा, ये भी सोच सकते हो आप। इसमें लास्ट तक आएगा, ये भी सोच सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। लेकिन लास्ट तक आना ये इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं, कंसेप्ट प्रेशर वाला ही है। जो रो जी एच होता है उसमें हाइट आती है, तो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, और प्रेशर और जो वेलोसिटी होती है लिक्विड की वो सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी है, उसकी तली के समीप एक छिद्र है। यदि छिद्र से प्रति सेकंड बहने वाला जल का आयतन निर्भर करता है छिद्र के क्षेत्रफल पे। मतलब प्रति सेकंड बहने वाला है, मतलब कि उसके जो जल बहने की दर है वो छिद्र के क्षेत्रफल पर। यदि छिद्र पतला है या मोटा है तो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि छिद्र पतला होगा तब उसका जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा। एंड अब आपको पर ये आप ये खुद ही सोच लीजिए। एक तो होता है जैसे हम घरों में जो पतली वाली जो पाइप होती है, जिससे अपन मतलब जिसे पौधे में पानी डालते हैं, यदि अपन उसके आगे अंगूठा है फिर अंगुली कुछ भी लगाते हैं, फिर उसको आधी थोड़ी बंद करते हैं, तब प्रेशर कितना आता है, उसकी वेलोसिटी कितनी अधिक होती है। तो मतलब जो जल के जो प्रवाह की दर होगी वो भी बढ़ती है उससे। तो इससे क्या आपको क्या समझ में आता है कि जो छिद्र का क्षेत्रफल है वो यदि कम होगा तब उसके प्रवाह की दर क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा इसमें ऑप्शन है, छिद्र से ऊपर द्रव के तल की ऊंचाई पर। तो आपको पता है कि मतलब छिद्र से ऊपर द्रव के जल की यदि मतलब वही हो जाता है इसमें, जो रो जी एच में यदि हाइट ऊंची होगी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था इसमें कि एक तो जो बीच नीचे लगाते हैं, एक छिद्र एक बीच में होता है, एक ऊपर ऊपर होता है। तो किसमें जल की प्रवाह ज़्यादा होगी? नीचे वाले में ही होगी। तो इस पर भी डिपेंड करता है द्रव के घनत्व पे। अब द्रव का घनत्व होता है उस पर मेरे हिसाब से कुछ डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रो जी एच होता है उसमें जो हाइट होता है उस पर डिपेंड होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है गुरुत्वीय त्वरण पे, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है उस पर डिपेंड होता है। लेकिन जो आपका द्रव का घनत्व होता है उस पर जो इस जल का आयतन होता है वो निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन सी में क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन 3 में सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वायुयान कार्य करता है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ऑप्शन बी है बर्नौली सिद्धांत पे, ऑप्शन सी है पास्कल के नियम पे, ऑप्शन डी है स्टोक्स के नियम पे। तो वायुयान होता है वो ऊर्जा संरक्षण या फिर बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आता है उससे आगे आता है 5th नंबर का क्वेश्चन, पेंटगन आधारित होता है, वो भी बर्नौली सिद्धांत पे आधारित होता है। याद रख लीजिए इन दोनों क्वेश्चन को। वायुयान होता है वो भी बर्नौली सिद्धांत पे, और पेंटगन होती है वो भी बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करती है। 6th नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन कि जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब। तो आपको पता है कि नली से द्रव प्रवाहित होने का वेग बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी द्रव की जो यानी लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जो पानी होगा या फिर अपन पानी मान लेते हैं तो वो ज़्यादा निकलेगा। वो ज़्यादा निकलेगा तो जो टंकी के अंदर जो पानी बचा हुआ उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। या फिर आप इस डायरेक्ट ये समझ लीजिए पी व्युत्क्रमानुपाती वी होता है, पी व्युत्क्रमानुपाती वी, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। समझ में आपको बातें? तो इसमें क्या है कि नली से प्रवाहित होने, आप देखो मैं इसको आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, उसके नीचे यहाँ पे जो छिद्र है, छिद्र से वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये पानी है, ये एक मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ पे था, अब थोड़ी देर बाद में भी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका प्रेशर होगा इस वाटर द्वारा इस छिद्र पे बनाएगा जो प्रेशर होगा, जो जिसको बोलते हैं दाब होगा, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यदि वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एंड उसके बाद में आता है 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित होती है? संवेग संरक्षण या फिर ऊर्जा संरक्षण, दाब संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण पर? ऊर्जा संरक्षण पे। ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता। तो श्यानता के बारे में मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो श्यानता के बारे में आपको बताऊँ कि श्यानता होती है, इंग्लिश में इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। श्यानता बेसिकली होती क्या है? श्यानता होती है जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, कुछ भी है, द्रव मान लीजिए, ठोस मान लीजिए, कुछ भी है, तो उसकी मान लीजिए दो परतें हैं उनके अणुओं के। अब अणुओं के बीच में दो परतें, उनकी गति होती है
एक परत इधर गति कर रही है, एक परत इधर गति कर रही है, मतलब कि इधर भी गति कर रहे हैं, उनकी जो गति होती है, हाँ, तो उनके परतों के बीच की जो आपेक्षिक गति होती है, उन गति को अपन अगर देखें तो जो गति के बीच में मतलब जैसे मतलब दो परतों के बीच में गति हो रही है तो उनके बीच में घर्षण बल कार्य करेगा। तो जो घर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। और जो घर्षण बल यानी बल है, यानी इन दोनों परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। अब आप देखिए, द्रव ले लीजिए एक, या फिर द्रव को मैं लिक्विड बोल देता हूँ। एक तो लिक्विड ले लीजिए, एक आप गैस ले लीजिए, एक सॉलिड ले लीजिए। तब आप बताइए कि किन में श्यानता ज़्यादा होगी। तो जो श्यानता होती है उसका गुण इस प्रकार से होता है, लिक्विड होती है, द्रव होती है, उनमें श्यानता सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड होती है उनमें सबसे कम होती है, और गैस में बीच की होती है। यानी लिक्विड होता है, द्रवों में श्यानता गैसों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, और सॉलिड यानी ठोसों में जो श्यानता होती है वो नगण्य होती है, न के बराबर होती है। क्योंकि आपको पता है सॉलिड होते हैं उनके बीच जो अणु एकदम पास पास होते हैं, तो उनके बीच में आपेक्षिक गति होने का चांस ही नहीं रहता। और यदि मान लो बाई चांस उनके अणु के बीच में गति होती है तो बहुत नगण्य होती है, तो उनमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उनमें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में तो खैर होता ही नहीं है, जो लिक्विड होता है और गैस के बारे में पूछा जाता है। तो टेम्परेचर जब भी आप इंक्रीज करोगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तब जो लिक्विड और गैस में क्या होता है, जो द्रव होते हैं उनकी श्यानता तो घटती है और इनकी श्यानता बढ़ती है। प्रेशर की इंक्रीज करने की बात कहें तो लिक्विड और गैस में क्या होती है, गैस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिक्विड पे क्या होता है, बढ़ता है, इस हिसाब से होता है। तो आप इस जो पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए कि लिक्विड होता है, लिक्विड में जो टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करोगे तब लिक्विड होते हैं, आप ये समझ लीजिए लिक्विड होती है तो वो गैस की भांति व्यवहार करने लग जाती है, तब वो उसकी श्यानता घटती है और गैस की श्यानता बढ़ती है। और प्रेशर यदि आप इंक्रीज करोगे तो गैसों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और लिक्विड होता है उसमें श्यानता बढ़ती है। अब ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता तो ताप वृद्धि के साथ घटती है, अभी मैंने बताया था। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। 16th में क्या आ जाएगा, 16th में आपका आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा। तो आज बहुत ही छोटा लेक्चर हुआ है, इसमें बस इतने ही क्वेश्चन किए हैं हमने। तो चलिए इतने क्वेश्चन भी बहुत है, हम बाकी और लेक्चर की जो नंबर है वो बढ़ा लेंगे, लेकिन आपके 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी करके रहेंगे। तो अभी तक हमारे 400 से 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी हमारा मतलब आधा पढ़ा भी हुआ, 50% हमने कवर कर लिया है। तो चलिए आगे के नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो 501 क्वेश्चन मान लीजिए उसको, और आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए कितने क्वेश्चन हुए हैं, और हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि जो बच्चा मेरा वीडियो, जो स्टूडेंट है वो पूरा वीडियो देखता है ना, सारे वीडियो, तो उनको पता होगा कि कितने क्वेश्चन हो गए, क्योंकि वो कंसेप्ट सारे लिखेगा। तो कंसेप्ट को आप नोट करते रहिएगा। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।